नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पत्रकारों, वरिष्ठ मीडिया प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपने पद की शपथ ली और प्रेस क्लब के उद्देश्यों को मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। तो वहीं समारोह में मीडिया में सुधार, पत्रकारों से अधिकारियों की सुरक्षा और सूचना के सुचारू प्रभाव को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। समारोह में उपस्थित सदस्यों ने कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी और आगामी योजनाओं और कार्यक्रमों में सहयोग की प्रतिबद्धता भी जताई। साथ ही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जी, सती जी, गुलेरिया जी और रविंद्र जुगरान जी, नेगी जी, सब कोठियाल जी, मैं आप सबका नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों से मेरा व्यक्तिगत भी काफी पहले से भी परिचय रहा है। एक एक व्यक्ति से बड़ा जुड़ाव रहा है और उत्तरांचल प्रेस क्लब के हमारे सभी नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और साथ में सोशल मीडिया। कोई छोटा तो नहीं है भाई साहब? सभी का मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत अपनी तरफ से सबका स्वागत करता हूं, यहां पर सबका अभिनंदन करता हूं। और जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी है, चुनाव कई हजारों का तो नहीं होता है, लेकिन होता बड़ी क्रीम का है। जो चुनाव में चुनाव होते हैं मनोज भैया, चुनाव में जो चुनाव होते हैं वो हमारे प्रेस क्लब का होता है। तो इस प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, महासचिव जी को, कोषाध्यक्ष जी समेत सभी को मैं सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपके सफल, सकारात्मक एवं सशक्त कार्यकाल की, प्रभावी कार्यकाल की अपनी ओर से बहुत मंगल कामना करता हूं। साथियों, पिछला वर्ष 2025 उत्तराखंड के हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए बड़ा कठिन वर्ष रहा। इसमें हमने कई अपने बहुत करीबी साथियों को खोया है। जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका स्मरण हमेशा मैं जब भी प्रेस क्लब में आता हूं या प्रेस के किसी कार्यक्रम में आता हूं तो उनका बहुत स्मरण होता है, बहुत उनकी याद आती है। मैं उन सभी साथियों को आज इस अवसर पर, शपथ ग्रहण के अवसर पर, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह आप सभी के बीच जब भी मैं आता हूं तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे मिलते हैं, जैसे नेथानी जी वहां मिल गए अभी मुझे, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, लेकिन 25 साल से भी ज्यादा समय हो गया अनवरत रूप से, जब नए नए हम लोग भी बिल्कुल राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे थे, उस समय से मैंने देखा कि फोटो खींचना, और बहुत सारे साथियों से हम कहते थे कई बार, अरे बड़ा कार्यक्रम होता था पार्टी का मनोज भैया, तो कहते थे हमारा नाम भी लिख देना भैया, हम भी थे इसमें। तो वो सब हमारे नेगी जी बैठे हैं उधर, वो पीछे है, कई सारे साथी हमारे गुलेरिया जी। तो उन सभी के बीच में आना सच में बहुत सारा पीछे का स्मरण होता है। लगातार वो ऐसा लगता है कि ये वक्त तू ठहर जा जरा। कौन सा गाना है भाई साहब? सुभाष जी, ये बहुत बढ़िया। तो उस प्रकार का स्मरण होता है। और जैसे जैसे
समय बीतता है। हर दिन प्रातःकाल हम उठते हैं, सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, तो जितनी ताजगी के साथ, उम्मीदों के साथ, दिन भर की आशाओं के साथ हमारा नया दिन प्रारंभ होता है, उसी के साथ यह भी सत्य है कि हमारे जीवन का एक दिन कम हो जाता है। प्रारब्ध है जो इस जीवन में आया है, उस सबका समय निर्धारित होता है। अरे हमारे लखेड़ा जी भी बैठे हैं, मैंने इनको तो देखा ही नहीं। आपका कार्यकाल भी लंबा हो गया ना? बहुत सकारात्मक रूप से आप लोगों ने काम किया है, पूरी हमारे सचिवालय संघ की कार्यकारिणी ने भी। साथियों, इसलिए बहुत सारी बातें यहां पर स्मरण होती है, क्योंकि उत्तरांचल प्रेस क्लब केवल एक संस्था नहीं है कि जहां चुनाव होते हैं, पदाधिकारी बनते हैं और सामान्य कामकाज चलता है, बल्कि ये प्रदेश की हमारी ये लोकतांत्रिक चेतना और उसकी अभिव्यक्ति का भी एक सशक्त मंच है। मैं देखता हूं कि इससे पहले वाली कार्यकारिणी में भी, और अजय राणा जी तो शायद अब ये कौन सी बार हो गए आप अध्यक्ष? तीसरी बार। ये भी रिकॉर्ड आप ही के नाम है? ये भी पहली बार हुआ है। ये मेरे पर्सनल परिवार का हुआ है। नहीं, ठीक है। तो एक बड़ा सशक्त मंच है कि आप लोग अपनी बातों को हर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, हर जगह प्रेस से संबंधित, समाज से संबंधित कई सारे मुद्दों पर, कई सारे विषयों पर बात करते हैं। तोपवाल जी आप ही है ना? मैं पहचान पा रहा हूं आपको। ठीक। उत्तरांचल प्रेस क्लब ने सदैव अपनी गरिमा के साथ, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाते हुए जो पत्रकारिता के मानक हैं, उन सभी का पालन किया है, उसको अपने कार्य व्यवहार में आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये हम सभी के लिए एक ये प्रेरणा भी है और नए पदाधिकारियों के लिए भी एक काम करने का पाथेय भी है, मार्ग भी है कि उसी मार्ग पर हमारी ये कार्यकारिणी भी काम करेगी। साथियों, अगर पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है तो यूं ही नहीं कहा गया है। यह वह शक्ति है जो सरकारों को भी जिम्मेदार बनाती है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करती है, उत्तरदायी बनाती है और समाज को जागरूक करने का काम करती है और आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने का काम करती है, जागृत करने का काम करती है। स्वतंत्र, जागरूक और जिम्मेदार पत्रकारिता सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करती है और समन्वय का काम करती है, उनको जोड़ने का भी काम करती है और संवाद स्थापित करने का एक माध्यम भी बनती है। साथियों, पत्रकार केवल समाचार का संकलन करना इतना भर वाला नहीं है, बल्कि समाज का वो दर्पण है जिसके साथ जनक और एक व्यवस्था को दिशा देने वाला प्रहरी भी है। वो समाज की जागरूक आवाज है और समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में अपनों की आवाज कैसे पहुंचे, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे पत्रकार साथी होते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो, जनता की समस्याओं को सरकार तक लाना हो, इन दोनों महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन आप जैसे हमारे सभी कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार साथियों के मजबूत कंधों पर है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोग अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभा रहे हैं। इसलिए मैं आज के अवसर पर केवल बधाई जीतने वालों को या चुने हुए लोगों को ही नहीं दे रहा हूं, मैं आप सभी लोगों को अपने हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप चाहे कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो,
लगातार अनवरत रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। जैसे डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं, उसको मैं फैब्रिकेटेड भी बोलता हूं। कुछ लोग उठा भी लेंगे, अभी इसमें से रिकॉर्ड हो रहा होगा, जहां उनको उसको उपयोग करना होगा वहां कर लेंगे, जहां उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी होगी, कुछ लोगों को दिखाना होगा, कुछ लोगों को खुश करना होगा, कुछ को नाराज करना होगा, अपने अपने हिसाब से उपयोग कर लेंगे। मैं बहुत ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देता हूं, लेकिन मैं केवल आप लोगों के स्मरण के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर इतने सारे लोग, और मैं कह सकता हूं कि पूरे पत्रकारों के प्रतिनिधि यहां पर हैं। सबसे उच्च फोरम हमारा यहां पर है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जरूर ये बात कहनी चाहिए। ऐसे समय में आपकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले से भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आप सबकी बन जाती है। सही तथ्यों के साथ निष्पक्ष और जिम्मेदार रिपोर्टिंग ही समाज को भ्रम से बचा सकती है। आखिर लोगों का भरोसा भी कायम रहना चाहिए, यह भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इतिहास साक्षी है कि उत्तराखंड के पत्रकारों ने हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में संवेदनशीलता और साहस के साथ पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया है। और मैं जब पत्रकारिता जगत में काम करते करते और बड़े उच्च स्थानों पर काम करते करते, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, और जब मैं उनको बहुत साधारण स्थिति में और परिस्थिति में देखता हूं, तो सच में उनके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा हो जाती है। मैं किसी एक का नाम लूंगा तो बहुत सारे लोगों के साथ ये नाइंसाफी होगी, लेकिन मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूं। सच में उनको देखकर, उनके जीवन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर आप अच्छा काम करते हैं, जीवन में आप सच्चाई से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो लोगों के दिलों में आपकी जगह बनती है। आप भले ही उसके लिए आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मुझे अभी पिछले दिनों राम बहादुर राय जी से मेरी भेंट हुई। हालांकि मैं उनको बहुत पहले से जानता था, मैं विद्यार्थी था उस कारण से जानता था, लेकिन मेरे इस जिम्मेदारी में आने के बाद वो पहली बार मुझे भेंट हुई मेरी उनसे। तो काफी देर, 1 घंटा, लगभग सवा घंटा उनसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। और चर्चा के दौरान ऐसा लग रहा था कि मेरे पास तो आधे घंटे का भी समय नहीं था, लेकिन ये सवा घंटे से ज्यादा समय बीत गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बोलते रहें और मैं इनको सुनता रहूं। तो एक उदाहरण मैंने छोटा सा आपके सामने रखा कि हम लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाते हैं। तो ये जरूर हमको, क्योंकि आपकी कलम में भी वो ताकत है, वो शक्ति है। दुनिया के अंदर 2 ही प्रकार की ताकतें होती थी पहले से भी, जो मानते हैं, तो विद्वानों की ताकत जो कलम से चलती थी, कलम या तलवार। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि तलवार की कलम से ज्यादा ताकतवर हमेशा कलम की ताकत रही है। इसलिए आप लोग समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ समाधान का मार्ग भी आप सबके माध्यम से होता है। और इसलिए आपका फीडबैक, क्योंकि बहुत सारा फीडबैक आप सब लोगों के पास होता है। बहुत सारे लोग हम लोगों के पास तक आते हैं, मिलते हैं, लेकिन कई बार वो बहुत सारे संकोच भी करते हैं।
तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने 2-2 कहा कि बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अंकिता के माता-पिता ने मुलाकात के दौरान सीबीआई जांच की मांग रखी थी, जिसका सम्मान करते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा कि मातृशक्ति की सुरक्षा और सम्मान के लिए वह हर स्तर पर प्रतिबद्ध है। देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज है और यहां दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के लागू होने के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आरटीआई अधिनियम के तहत सराहनीय कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों और 5 अपीलीय आपको बताते चले प्राधिकारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन का सशक्त माध्यम है, जिससे शासन प्रशासन में जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। तो वहीं देहरादून के एक निजी होटल में अपूर्ण पहाड़ अपरणी संस्कृति संस्था की बैठक आयोजित हुई। समिति अध्यक्ष प्रवीण पुरोहित के नेतृत्व में आगामी कार्यक्रमों और अन्य मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी, बाल विकास आयोग के सदस्य विनोद और आपको बता दें इनके साथ ही कई लोग मौजूद रहे। समिति में अगली बैठक 15 फरवरी को करने वाले का निर्णय लिया। वहीं अप्रैल में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पहाड़ी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए मंच भी उपलब्ध किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम 5 अप्रैल को देहरादून में भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। आज कुछ लोग बैठे थे देहरादून में। अपड़ो पहाड़ अपड़ो संस्कृति का प्रोग्राम कई वर्षों से चल रहा है और बड़ी बात क्या है, सब लोग बहुत बड़ो समर्थन पैमाम तक बहुत साथ मिलते और अपना लोग जो कखी जाए यहाँ छे ना कखी दूर छे ना पहाड़ पर नहीं जे सकना, तो देहरादून में तो सब तक कठकनों को यह माध्यम बन जाए और अपना दुख अपनी बात हम ते मंचा माध्यम से बोल सकत। तो ये सब तो मिलोनो यो कार्यक्रम से और अपने अपने मन पे अपने मन की बात कनो भी योग माध्यम से
अपनी संस्कृति दिखाने भी माध्यम से और अपनों लोगों एक तकनो भी एक माध्यम से। ये हमारी जो अपनों पहाड़ अपनों संस्कृति हमने जो है पूरे पहाड़ को जोड़ने का कार्य किया था और विगत हमने जो है 2018 में और 2019 में जो है हमने इसकी एक सांस्कृतिक मंच का कार्यक्रम करवाया था जिसमें कि पूरे पहाड़ के हजारों लोगों ने प्रतिभाग किया और हमने इस मंच से अपने जो हमारे बाल कलाकार हैं, जो नए हमारे कलाकार उभरते कलाकार हैं, उनको एक हमने बड़ा मंच देने की कोशिश करी जिससे कि उन अपने प्रतिभा को दिखाने का उनको मौका मिला। इतने बड़े मंच से जो है उनकी प्रतिभागी को लोगों ने देखा और उन्हें पसंद किया और आज हमने ये जो मीटिंग रखी है हम इसको अप्रैल माह में जो है कि इसे अपने पहाड़ अपनी संस्कृति का एक बड़ा कार्यक्रम रूपरेखा आज हमने तैयार की है। तो बड़ा कार्यक्रम कराने के लिए हम जो है यहाँ पे एकजुट हुए हैं। तो वहीं हरिद्वार प्रेस क्लब में साध्वी प्राची और डॉक्टर चैतन्य सरस्वती ने आरोप लगाया कि रेणु नाम की महिला और निरंजन नाम के युवक ने स्वामी चैतन्य के आश्रम पर जबरन कब्जा कर लिया। साध्वी प्राची ने कहा कि स्वामी चैतन्य लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे और राम मंदिर आंदोलन में भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए आश्रम में स्वामी को सम्मानपूर्वक वापस बैठाने की अपील की। जो पूज्य स्वामी डॉक्टर महाचैतन्य जी महाराज का था और आज से नहीं, मैं 40 वर्षों से जानती हूँ। विश्व हिंदू परिषद की राम मंदिर के लिए जो यात्राएं पहाड़ों में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल उधर जाती तो स्वामी जी मेरे साथ रहते थे। बहुत लोग थे लेकिन स्वामी जी को मैं तब से जानती हूँ। इनके आश्रम पर कोई महिला आई रेणुका नाम की और एक निरंजन नाम का लड़का आकर के दोनों ने कब्जा कर लिया। महाराज जी ने मुझे खोजा, मेरे पास आए मदद के लिए। तो मैं केवल और केवल, क्योंकि ये बहुरूपीय समाज में बहुत। तो वहीं हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं की पहचान को लेकर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। घाटों और आसपास के दुकानों पर कारोबार करने वालों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। ये पहल श्री गंगा सभा की ओर से कुंभ 2027 से पहले घाट क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाने के लिए की गई है। वहीं तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का कहना है कि ये कदम श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा के लिए जरूरी है और कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। लंबे समय से यहाँ का बायलॉज बना हुआ है, वही बायलॉज अब पहले क्षेत्र के हिसाब से था, अब कुंभ का क्षेत्र बड़ा हो गया तो उसी हिसाब से उसकी मांग करते कुंभ क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों की, किसी भी हिंदू की आवाजाही स्थापन किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हमारी पूरा क्षेत्र ये हमारे जिम्मे होता है तो अब स्थितियाँ क्या है, पहले यहाँ भिखारियों का जमावड़ा रहता था, यहाँ वेंडर्स का जमावड़ा रहता था, आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती थी, बहुत सारी परेशानियां होती थी, फर्जी रसीद काटने वाले लोग होते थे। अब हमने हर आने जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर बाकायदा गार्ड लगा दिए गए हैं, हमारे वॉलंटियर सक्रिय हैं। तो हम लगातार उस स्थिति को सुखद बनाने के लिए वहाँ पर भ्रमण करते हैं, वहाँ की देखरेख करते हैं। और अब स्थितियाँ ऐसी हो गई कि आपको एक भी कोई व्यक्ति इस प्रकार हरकी पौड़ी के आसपास जो क्षेत्र, जो प्रबंधन का क्षेत्र है हमारा, मालवीय द्वीप क्षेत्र है, घंटाघर वाला क्षेत्र है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।